स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसमें किस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कूलम्स लॉ में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें टू चार्जेस हमारे पास होने चाहिए और टू चार्जेस जो है वो एट सम डिस्टेंस अपार्ट। सम डिस्टेंस का मतलब है कि ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस एंड बोथ चार्जेस आर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी चार्जेस जो है वो एक जगह पर फिक्स होने चाहिए, मूव नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो अगर टू चार्जेस कहीं भी रखे हुए हैं, कहीं भी टू चार्जेस रखे हुए हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम करता है। हमें पता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बात आपको बताई है। अब इसका जो लॉ है वो क्या है वो देखिए जरा। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two stationary point charges are placed at some distance, then attractive or repulsive force acts between them. It is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला दीजिए, तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाने पर क्या हमारे पास आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन बता दिया तो यहां से आपको पता है कि एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो होता है इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। कूलम्स कांस्टेंट। अब एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कूलम्स लॉ के लिए टू चार्जेस होने चाहिए और चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सिव फोर्स होता है और अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखा है, इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट देन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब वर्क करेगा? जब हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर दोनों लाइक चार्जेस हुए, जैसे प्लस और दूसरा भी प्लस, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। या दोनों माइनस, फर्स्ट और सेकंड दोनों माइनस, तब भी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो लाइक चार्जेस में आपका रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और अगर मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। और डिस्टेंस के केस में अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाइए। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हमारे पास आया 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। इतना हमारे पास कूलम्स लॉ होता है। अब इसमें हम आगे रीड करेंगे कि ये कूलम्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स में एक सिंगल क्वेश्चन आता है, कूलम्स लॉ और इसकी वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले इतना आपको नोट करना है, इसमें इतना आपको नोट करना है। अब इसकी हम जो अगला टॉपिक है हमारे पास, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। अब देखिए, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू आ जाएगा ये हमारे पास F × आर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2। इससे इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इस तरह से यूनिट लिख सकते हैं। इसकी अगर डायमेंशन आप लिखना चाहेंगे तो डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए होगी। न्यूटन के लिए हम लोग यूज करते हैं mL/t-2, फोर्स की होती है डायमेंशन। मीटर के लिए L² यूज करेंगे और कूलम के लिए AT यूज करेंगे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q = I × T। तो हमारे पास करंट के लिए एम्पियर होता है, टाइम के लिए T होता है, तो Q = AT आ जाता है। तो यहाँ पर AT आ जाएगा, उसका स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा m, L और L² मिलके L3 हो जाएगा, t-2 और ये t² है, ये ऊपर जाएगा -2, तो t-4 आ जाएगा, और a² ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। एक ये इसकी डायमेंशन हुई। इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें याद रखनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो हमें यूनिट, डायमेंशन और न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों पता चल गए। ये हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं इस टर्म को। अब कूलम्स कांस्टेंट के बाद हमें इसमें यह समझना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू कैसे आएगी। तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F × r² अपॉन Q1 Q2 आ जाएगा। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये हमारे पास यूनिट आ गई। अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए न्यूटन के लिए फोर्स होता है, यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन की जो है डायमेंशन होती है mL/t-2, मीटर स्क्वायर तो लेंथ है L² हो गया, कूलम चार्ज होता है, Q = IT होता है, तो करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T, तो Q = AT, तो यहाँ पर AT² आ जाएगा। फिर हम mL3 t-4 m-2 लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसको भी आपको नोट करना है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2,
और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और ये डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इसको पढ़ेंगे FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अगर इस पॉइंट पर फोर्स की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो यानी ये इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा। इसको हम कह सकते हैं FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब हमारे पास फोर्स के बारे में पता चल गया। अब हम यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं RAB, ये इधर आएगा, और इसको लिख सकते हैं RBA, ये इधर जाएगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी प्लस Q2 जो है Q1 को रिपेल करेगा, तो FAB बन जाएगा। और Q2 वाले को ये Q1 रिपेल करेगा, तो ये आपका FBA बन जाएगा। डिस्टेंस के लिए हमें पता है, वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक बात करते हैं, लिखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r² होता है। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, FAB इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 K Q1 Q2/r², और यहां पर आ जाएगा RAB, ये मैग्नीट्यूड, यानी इतना हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन है। क्योंकि जब FAB वर्क करेगा, जब हमारे पास FAB वर्क करेगा, तो ये चार्ज जो Q1 है ये लेफ्ट में रिपेल करेगा, लेफ्ट में डिस्प्लेस होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा RAB, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यानी RAB का मतलब है कि Q1 जो है वो डिस्प्लेस होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को देखें, अगर हम FBA लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K Q1 Q2/r², और यहां पर RBA, ये हमारे पास इतना टर्म आ जाएगा, क्योंकि जब FBA वर्क करेगा तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी ये आपकी राइट डायरेक्शन में। तो यहां पर हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज B ड्यू टू चार्ज A, यानी चार्ज B का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका राइट साइड में होगा, इसलिए मैंने एरो को राइट साइड में लगाया है, यहां पर एरो को लेफ्ट साइड में लगाया है। ये हमने दोनों टर्म्स लिख लिए। अब हम ये जानते हैं कि वेक्टर कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं RAB इक्वल टू माइनस RBA लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहां पर दोनों जो वेक्टर डायरेक्शन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब हम इस कॉन्सेप्ट में देखें, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम FAB क्या लिख सकते हैं, FAB इक्वल टू हमारे पास है 1/4πε0 K Q1 Q2/r², और RAB है। इसको हम नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, FAB 1/4πε0 K Q1 Q2/r² माइनस RBA लिख सकते हैं, RAB को माइनस RBA लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा उसको हम बताने जा रहे हैं, यहां तक आपको नोट करना। मैंने लिखा है FAB इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r² माइनस RBA,
नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस पहले ले लीजिए 1/4πε0 के Q1 Q2/R² आर बी ए। अब हम बाय इक्वेशन 2 देखें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। बाय इक्वेशन 2 तो एफ ए बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ बी ए। वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law concluded that equal and opposite force acts on the same charges of opposite magnitude. Vector form of Coulomb's law concluded that equal and opposite force acts on the same charges of opposite magnitude. ये हमें इतना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से एक्सप्लेन करना था। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए।